हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो मैराथन से नहीं है बट ये एक प्रैक्टिस सेट है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको हम करते हैं। 49 क्वेश्चंस है, उसे हम डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अर्लीस्ट बैलेड। देखिए, अगर प्रश्न आता है कि इनमें से, निम्न में से, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहला अर्लीस्ट, सबसे पहला आया बैलेड कौन सा है, बैलेड कौन सा है सबसे पहले, तो आपने ऑप्शन डालना है सी। एक्चुअली ये चेबी चेज है, लेकिन ये बुक में चेवी चेज है। अगर आप देखेंगे तो इट इज़ नॉट चेबी, चेवी चेज, कंफ्यूज मत होइएगा। CHEVI चेवी चेज, CHASE चेज। तो ये सबसे पहला बैलेट था, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाए तो आपको याद रखना है चेवी चेज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेट्स वेयर ओरिजिनली मेंट फॉर। एक्चुअली बैलेट्स थे क्या, बैलेट होता क्या था। बैलेट, अब अगर डिटेल स्टडी करनी है तो बात अलग है। मैं अब थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकती क्योंकि मुझे 49 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, बट मैं आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे दूं। बैलेट्स एक्चुअली एक तरीके का गीत होता था, एक तरीके का हम नृत्य भी कहेंगे, क्योंकि बैलेट को अगर हम रूट वर्ड निकालें बैलेट का, तो बैलेट का रूट मतलब ही होता है डांस, डांस, नाचना। किस गाने पे नाचना, बैलेट था क्या। क्योंकि होता क्या था, जो पहले लोग होते थे वो इधर उधर जो लोगों के घर जाते थे या कहीं भी जाते थे, तो उस समय पे जो बहुत महान योद्धा या बहुत बड़े राजा या बहुत बड़े व्यक्ति जिन्होंने अपनी जान देकर कुछ हासिल किया हो, योद्धा रहे हो, ब्रेवरी का कोई इंडिकेशन रहा हो, तो उनके बारे में उन्हीं के गानों को गाकर, लोगों को उनकी कहानियाँ सुनाकर, इस तरीके से वहाँ के लोगों के बारे में जागरूक किया करते थे। तो वही बैलेट कहलाया जाता था। ठीक है, तो बैलेड एक्चुअली इसका ओरिजिनली इसका मतलब क्या है। अब क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनली इसका मतलब क्या है, तो हम कहेंगे इसका मतलब है सिंगिंग, डांसिंग, बोथ। ये दोनों काम करता है, सिंगिंग भी करता है और डांसिंग भी करता है। बैलेड का मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैलेड इज नॉर्मली रिटन इन। बैलेड को कौन से मेजरमेंट में, कौन सी यूनिट में लिखा जाता है, तो उसको हम आयम्बिक मीटर में लिखते हैं। और आयम्बिक मीटर में भी इसका जो राइमिंग है दैट इज़ योर A B, ये इसकी राइम स्कीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द ऑप्शंस विच आर रॉन्ग, राइट। हाउ मेनी लाइन्स आर जनरली देयर इन स्टेंजा। बैलेट का जो स्टेंजा है, होता है, उसमें कितनी लाइन्स होती है, तो बेंजा जो स्टेंजा की जो लाइनें होंगी वो हमेशा 4 लाइन्स होती हैं, जिसको हम क्वार्टेन भी कहते हैं। चाहे तो आप 4 लाइन्स, अगर एग्जाम में क्वार्टेन आ जाता तो आप लिखते क्वार्टेन। क्वार्टेन का मतलब भी 4 लाइन्स होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ जॉन गिल्पिन। जॉन गिल्पिन के ऑथर कौन है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जॉन गिल्पिन है क्या। तो जॉन गिल्पिन भी एक बैलेड है, ठीक है, लेकिन ये कैसा बैलेड है, ये ऐसा बैलेड है जिसे कॉमिक बैलेड कहा जाता है। कॉमिक, COMIC, कॉमिक, हास्यास्पद बैलेड है ये। एक्चुअली अगर आप बैलेड पढ़ते हैं तो बैलेड हम जितने भी पढ़ते हैं उसमें हम ट्रेजेडी वाले ही पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी योद्धा है वो मर गया, बलिदान कर लिया और किस तरीके से उसने जीत हासिल करवाई, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसलिए ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि जॉन गिल्बिन ये कौन सा, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है ये कैसा बैलेड है। तो ये ट्रेजेडिक नहीं है, ये कॉमिक है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। इसका टाइटल जो था वो टाइटल था, लिख लेना आप इसको, पेपर में कहीं पर भी पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आपको आना चाहिए, द डाइवर्टिंग हिस्ट्री ऑफ जॉन गिल्पिन। ठीक है, और यहाँ प्रश्न जो पूछने का उसका तात्पर्य था वो ये है कि इसका ऑथर कौन था। तो इनके ऑथर जो थे दैट वाज
विलियम कॉपर, इसका नाम है विलियम, WILLIAM, पूरा नाम है विलियम कॉपर, COWPER, कॉपर. Next, moving on to the sixth question. A ballad is generally written on a tragic theme. Right now I told you before, this is the first question which I am talking to you about. अभी मैंने जस्ट बोला, ठीक है, कि बैलेड जनरली किस में लिखा रहता है, ट्रैजिक थीम में. यही बात उसने कर दी. वन ऑफ द फॉलोइंग बैलेड इज इन एक्सेप्शनल टू डू इट. अभी आ गया ना कि उसमें से एक बैलेड एक्सेप्शनल है. आपको 4 यहाँ ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कौन सा एक्सेप्शनल है. देखिए, रॉबिन हुड भी दुखद है, नट ब्राउन मेड भी ट्रैजिक है, मेड फ्रीड फ्रॉम गैलॉज ये भी ट्रैजिक है, जॉन गिल्पिन अभी हमने ऊपर पढ़ा इस वाले में, ये एक कॉमिक है. तो ये एक्सेप्शनल है, ये ट्रैजिक नहीं है. मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन. हु हैज़ वन 4 मेडल्स फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द आर्मी. अब ये इन द आर्मी पूछ रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए ये वो वाला है, आर्म्स एंड द मैन, GB शॉ का वर्क है. तो कौन 4 मेडल जीतता है आर्मी में, तो दैट इज़ ब्लंस चेस्ली, जो कि इसका मेन हीरो भी रहा है, प्रोटैगनिस्ट है ये, ठीक है. नेक्स्ट है हायर लव सीन टेक्स प्लेस इन. इसी की बात कर रहा है वो कि हायर लव सीन जो है वो कौन से एक्ट में देखने को मिलता है आर्म्स एंड द मैन में, तो वो आता है एक्ट 2 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. आफ्टर विच बैटल वॉज ट्रीटी साइन एट बुचारेस्ट. बुचारेस्ट में कौन से बैटल के बाद ट्रीटी मतलब संधि साइन की गई, तो वो थी आपकी मैंने लिखवाया भी था आपको, सिलीविज़निट्स्टा. ये आई थी 1885 में. जिन्होंने ये वर्क पढ़ा नहीं है तो आप मैंने इसमें ही यूट्यूब में ही प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो डाला है इसका कंप्लीट डिटेल स्टडी, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है यस 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन में है हायर लव इज़ वेरी फटीग थिंग टू कीप अप फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम. हु थिंक्स सो. देखिए, कहता है कि जो हायर लव है, जो बहुत ज़्यादा प्यार है, वो बहुत बड़ी थकाऊ वाली चीज़ है लंबे समय के लिए. ये कौन बोलता है, ये सरगिस बोलता है. कौन बोलता है, सरगिस बोलता है. आर्म्स एंड द मैन का वर्क है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ्स अ फार्स. हु थिंक्स सो. लाइफ्स अ फार्स का मतलब क्या है, पहले फार्स का मतलब पता होना चाहिए आपको. फार्स का मतलब होता है तमाशा, या तो आप तमाशा कह लीजिए या इसको मजाक भी कह सकते हैं. ये क्वेश्चन भी आर्म्स एंड द मैन का है. और ये कौन कहता है आर्म्स एंड द मैन में कि जो जीवन है वो एक तमाशा है, तो ये बात भी कौन बोलता है, सरगिस बोलता है. तो इसका आंसर भी आपका क्या आना चाहिए, ऑप्शन सी, सरगिस. स्टॉल्स, STOLZ. स्टॉल्स ये एक नाम है व्यक्ति का, ये किसका दोस्त रहता है. तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, ये भी क्या है, आर्म्स एंड द मैन का है. तो जो स्टॉल्स नाम का व्यक्ति है वो ब्लंस चेस्ली का क्या है, दोस्त रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आर्म्स एंड द मैन 1894 में ये वर्क आया था. ये एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है, ठीक है. लेकिन ये कितने एक्ट में है, तो आपको पता है ये सबसे पहले पढ़ाया गया था कि ये 3 एक्ट का वर्क है. ये 3 एक्ट का क्या है, प्ले है. तो आपका आंसर आ जाएगा 3 एक्ट में है ये प्ले. एंटी रोमांटिक है. ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कैसा है, एंटी रोमांटिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मिस्टर स्मिथ who was his private secretary wrote that Shaw finished आर्म्स एंड द मैन लेस देन कितने दिनों में उन्होंने ये ख़त्म किया वर्क को. तो मिसेस स्मिथ जो उनकी क्या थी, एक प्राइवेट सेक्रेटरी थी, किसकी, शॉ की. उन्होंने बताया कि शॉ ने आर्म्स एंड द मैन को बहुत ही कितने कम दिनों में किया. उन्होंने 28 दिन से भी कम दिन में इस वर्क को उन्होंने लिख लिया था.
तो इसका आंसर है 28 दिन, ठीक है, 28 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्गेरिया इज़ अ स्मॉल टाउन नियर। ये आपको जब वर्क पढ़ाया तो उसमें बताया गया कि बल्गेरिया एक छोटा सा टाउन है और किसके पास में है? इट इज़ नियर द ड्रैगोमन पास के बगल में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्ट 2 बिगिंस ऑन द 6th of March। मतलब वो कहता है कि कौन से ईयर में एक्ट 2 6th of March में होता है। देखिए, जब हम ये एक्ट पढ़ रहे थे तो हमने यही बोला था, ये एक्ट एक साथ नहीं हुआ था। युद्ध कभी भी हो एक ही दिन में नहीं ख़त्म हो जाता। कभी 2 महीने लगते हैं, 3 लगते हैं, 4 लगते हैं, 5 लगते हैं, साल लग जाता है। तो इसमें ब्रेकेज था, मतलब ईयर्स का ब्रेकेज था। कभी जल्दी बहुत टाइम बाद भी युद्ध हुआ, ऐसा नहीं कि एक ही साल में हो गया। तो वो यही कहता है कि एक्ट 2 6 मार्च को कौन से सन में हुआ? तो एक्ट 2 1886 में हुआ था। सीन 2 उसका 1886 में आया था। वाई डज द मैन कम टू पेटकॉफ्स हाउस? अब यहाँ जिस मैन की बात की जा रही है तो आप समझ गए होंगे, यहाँ ब्लंस चेस्ली की बात की जा रही है। वो पेटकॉफ के घर में क्यों आता है? तो आपको पता ही है, वो कोट वापस करने के लिए आता है, टू रिटर्न द कोट। जो कौन देती है उसको? जो उसकी कैथरीन, रैना की मदर कैथरीन और रैना दे देते हैं कि तुम पहन के चले जाओ, अपने आप को बचा के ले जाओ। एक्ट 3 बिगिंस इन। यहाँ अब कह रहा है कि इस प्ले में एक्ट 3 कहाँ से शुरू हो रहा है? तो एक्ट 3 की शुरुआत होती है द लाइब्रेरी आफ्टर लंच। जो लाइब्रेरी है लंच के बाद, एक्चुअली लंच करते हैं, तो लंच के बाद, क्योंकि युद्ध की स्थिति है, तो लंच के बाद सर्गियस, पेटकॉफ और ब्लंस चेस्ली भी रहते हैं। तो ये लोग डिस्कस करते हैं। तो ये कहते हैं कि लाइब्रेरी से सबसे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती है इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए। तो ये वहाँ चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस रैना पेटकॉफ कितने साल की है? वो 23 ईयर्स ओल्ड है, वो बोलती भी है एक जगह पे। और कैप्टन ब्लंस चेस्ली कितने साल के हैं? ये भी लिखवा रखा है आपको, 34 ईयर्स के ब्लंस चेस्ली रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द स्विस प्रोफेशनल सोल्जर कौन रहता है? स्विस का प्रोफेशनल सोल्जर, अब ये भी आपको करा रखा है, तो वो आपका ब्लंस चेस्ली रहते हैं। याद आपको आ रहा होगा कि ब्लंस चेस्ली क्या रहता है? स्विस का प्रोफेशनल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द सर्वेंट गर्ल ऑफ पेटकॉफ फैमिली? पेटकॉफ की फैमिली में जो लेडी, मतलब एक लड़की जो गर्ल मेड है, सर्वेंट है, वो कौन है? लौका है, LOUKA। अब वो कहता है हु फ्लर्ट्स विथ लौका? लौका के साथ धोखा कौन करता है, फ्लर्टरिंग कौन करता है? तो वो कौन करता है? सर्गियस करता है। ठीक है, वो उसके साथ टाइम पास ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, प्लेस प्लेजेंट वेयर पब्लिश्ड इन। ये वर्क भी GV शॉ का ही है। तो ये जो प्लेस प्लेजेंट है ये कब पब्लिश हुआ था? 1898 में। नेक्स्ट है मैन प्रपोजस गॉड डिस्पोजस। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? आज ही मैंने इससे पहली वाली वीडियो फिगर ऑफ स्पीच पे ही डाली है, तो बहुत से लोगों को थोड़ा क्लियर भी हुआ होगा। तो मैन प्रपोजस, भगवान तो बनाता है, और इंसान तो बनाता है और भगवान उसको नष्ट करता है। तो ये क्या है? बिल्कुल उल्टा, एंटीथेसिस। क्या है ये? एंटीथेसिस। नेक्स्ट है a man's nature runs either to herbs or weeds, therefore let him seasonably water the one and destroy the other। देखो, यहाँ भी यही कह रहा है कि इंसान का तो व्यक्तित्व होता है कि वो हर्ब्स मतलब कोई भी औषधियों को या वीड्स को क्या करे? आगे बढ़ाए, और फिर उसको वो पानी भी देता है सीजनली। और फिर बाद में देखिए होता है, आप अब इसने किस सेंस में बोला आप थोड़ा समझिए। जब हम कोई भी चीज़ बोते हैं, कोई भी प्लांटिंग करते हैं, तो जब हम जिस पौधे को बोते हैं, लगाते हैं, उसमें वीड्स आ जाती हैं। वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, ये जो वीड्स बोल रहे हैं ना, वीड्स वो होती है घास वास जो फालतू की घास होती है जिसको हटाया जाता है। ठीक है, तो हम उसमें भी पानी डालते रहते हैं। डालते हैं कि नहीं डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं।
और डालते तो हैं ही, और साथ में फिर बाद में हम उसी वीड को फिर फेंक भी देते हैं। तो ऑपोजिट है ना, एक तरफ से तो हम उसमें पानी डाल रहे हैं, दूसरी तरफ उसको हटा रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो फिर से ये क्या है, एनीथीसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, कि हर आदमी को क्या दो, कान दो, उनके कान दो, बट फ्यू दाई वॉइस, लेकिन आवाज़ किसी को दो। मतलब कान तो दे रहे हैं, कान का मतलब क्या, सुनना, लेकिन आवाज़ मतलब किसी और कम को ही दो, तो विरोधा है ना, एक तरफ से उल्टा ही है, तो एंटीथेसिस। क्लियर है, थोड़ा सा यहाँ पर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अर्र इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, फिर से वही आ गया, गलतियाँ इंसान से होती है, माफ़ भगवान करता है, तो ये भी क्या है, एंटीथीसिया। हिडन मतलब एक तरीके से हमें वो दिख रहा है ना, बिल्कुल ऑपोजिट। नेक्स्ट है, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, इवन दस लास्ट नाइट एंड 2 nights मोर आई ले एंड आई कुड विन दी स्लीप बाय एनी स्टेल्थ। कहते हैं कि भाई अगर मुझे लास्ट नाइट, इवन 10 लास्ट नाइट एंड 2 nights मोर, अगर 2 रातें और होती तो मैं जीत जाती और मैं आराम से सो जाती। तो और कुछ मत देखो, मैंने आपको समझा भी रखा है, अगर जो बच्चों ने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके समझाऊं। देखिए, जब हमें एक तो हमें कॉमा भी दिख रहा है सबसे पहली बात, और हमें स्लीप के बाद क्या दिख रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यदि कॉमा और एक्सक्लेमेटरी साइन आपको कहीं मिले तो वो अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि स्लीप के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ये अपोस्ट्रोफी है। क्लियर। दूसरे वाले में भी आप देखिए, देयर रोल्स द सी वेयर ग्रोज ट्री ऑफ अर्थ, व्हाट चेंजेस दाउ सीन, अर्थ में ये ट्री ग्रो हो रहे हैं, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। द फिगर ऑफ स्पीच बताइए, ओ अर्थ, अर्थ के बाद हमारा एक्सक्लेमेटरी है, तो ये भी क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी आएगा। इज दैट क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, हेल स्माइलिंग मॉन, हेल गिरो, स्माइलिंग हंसते हुए हम दुख भी कर रहे हैं, तो हेल के बाद भी आपको क्या दिख रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन, तो ये क्या हो गया, ये भी आपका अपोस्ट्रोफी हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चंस एक्चुअली ये प्रैक्टिस सेट बनाया था जिससे कि आप लोगों को एक तरीके की प्रैक्टिस हो जाए, मिक्स करके थोड़े क्वेश्चंस दिए हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। नेक्स्ट है 33 में चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू 33। देखिए 33 आई थिंक हमने वो तो कर लिया है, शायद 32 तो हो गया है वो, हाँ, फिगर ऑफ स्पीच उसमें अपोस्ट्रोफी था। नेक्स्ट है एक्सल्ट ओ शोर एंड रिंग ओ बेल्स हियर द फिगर्स। देखिए इसमें भी आप समझ जाएंगे कि कौन सा है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी निकालना बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, डियर कम नियर एंड फियर नॉट, डियर कम नियर एंड फियर नॉट। भले आप लोग कहेंगे कि मैम हमने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन ये एसोनेंस है। ये कौन सा है, एसोनेंस। देखो एसोनेंस उसे कहते हैं जहाँ पर वोवल, वोवल आप जानते हैं ना, जैसे उसकी आवाज़ आए, वोवल साउंड आए, अगर वोवल की जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम एसोसेंस कहते हैं। अब देखिए कैसे, डियर ई का साउंड आ रहा है, कम अ का साउंड आ रहा है, ठीक है, नियर ई का साउंड आ रहा है, फियर ई का साउंड आ रहा है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, वोवल साउंड है। तो ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, ये आवाज़ें रिपीट हो रही हैं, ये भी साउंड के बेस पे है। जैसे हमने ओनोमेटोपोइया पढ़ा ओनोमेटोपोइया भी साउंड से होता है, लेकिन उसमें नेचर, इंसान का, पक्षी का, इनकी आवाज़ों के बारे में होता है। लेकिन यहाँ आवाज़ किसकी होगी, अगर एसोनेंस है तो आवाज़ वाला साउंड किसका होगा, वोवल का होगा। इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वोवल्स। आ गया ना, रिपीटिशन सिमिलर वोवल्स है, और जो स्ट्रेस सिलेबस है सक्सेसिव वर्ड वही है, एसोनेंस है, बता दिया अभी। 36 पे चलिए, इन विच फिगर वोवल साउंड्स
इज स्ट्रेस लेवल्स, अगेन दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, कौन से उसमें रिपीटिशन होता है वोवल साउंड का, तो दैट इज योर एसओ सेंस। नेक्स्ट है द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स भी आपका फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हिडन मीनिंग होती है, ठीक है। जैसे हमने बोला क्राउन, क्राउन का मतलब राजा, तो इसका दूसरा नाम कौन सा है, उसका दूसरा नाम है बैथोस। बैथोस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 38। A sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, ठीक है। Especially when a writer is striving for a noble or pathetic achieves the ludicrous with the effect of the term। देखिए, कोई भी चीज़ जो ऊपर से चलती हुई आती है फिर धीरे 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 वो क्या होती है, उसकी जो सेंस है, मतलब है, वो धीरे धीरे क्या हो, कम होता चला जाए और हास्यास्पद हो, मॉकिंग हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल लास्ट क्लास में कराया है और शायद हो सकता है मैंने फिगर ऑफ स्पीच अभी डाला है, तो उसमें भी वो उदाहरण ज़रूर आए होंगे कि व्हेन हस्बैंड डाइज, ठीक है, इट सीम्स लाइक अ लैब डॉग टेक्स द लास्ट ब्रीथ, मतलब हस्बैंड का कंपैरिजन डॉग से कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, जो ऊपर का जो सेंस है वो नीचे आगे जाके गिर गया, हास्य, मॉकिंग हो गया, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ योर बैथोस, जिसे हम एंटी क्लाइमेक्स भी कहते हैं। 39 में चलिए, इट इज़ अ ग्रामेटिकल टर्म विच रेफर्स टू द इन्वर्जन ऑफ वर्ड ऑर्डर फ्रॉम वन क्लॉज टू अनदर। एक क्लॉज से दूसरे क्लॉज में, मतलब इन्वर्जन है, उल्टा है, तो उसको हम चेसमस कहते हैं। जैसे उल्टा होता है ना, जैसे फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, फेयर इज़ फाउल, फिर हमने यही लिख लिया फाउल इज़ फेयर। ये पूरी लाइन सीधी थी, फिर यही जाती है आगे जाके, फिर ये उल्टी आती है, तो रिपीट लास्ट में होता है, तो उसको हम बोलते हैं चेसमस। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार और उदाहरण समझा दूँ। फेयर इज़ फाउल, FOUL, फाउल, फेयर इज़ फाउल, फिर आगे आ जाएगा फाउल इज़ फेयर। तो आपको इसमें क्या दिखाई दिया, जो फाउल बाद में आ रहा था अब वो पहले आ गया, और फेयर क्या आ गया, ये शब्द बिल्कुल ऑपोजिट चले गए, देख रहे हैं आप। तो फाउल इज़ फेयर, फेयर इज़ फाउल, उल्टा हो गया, इन्वर्जन हो गया शब्दों का, उसको हमने चेसमस कहा। ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, चेसमस। अब कुछ कुछ सिनोनिम्स भी दिए हैं, तो सिनोनिम्स को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको एमनेस्टी एमनेस्टी का मतलब बताना है, सिनोनिम बताना है। तो सबसे पहले तो एमनेस्टी में जो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं वहाँ थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि विलेशियस और विकेट तो नहीं आएगा। विकेट तो चलो डाल भी दो, लेकिन विलेशियस सारे ऑपोजिट है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, तो सिनोनिम बनेगा नहीं। एक जगह यहाँ पर पार्डन है, PARDON, पार्डन। अब देखिए क्या है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है, एमनेस्टी का मतलब होता है सरकार द्वारा दिया गया सरकार सपोज कोई गलत काम कर दे और सरकार फिर उसको क्षमा दे दे, माफ़ कर दे, क्षमादान दे दे, उसको कहते हैं एमनेस्टी। तो क्षमा करना, क्षमा का मतलब पार्डन, तो पार्डन इज़ योर राइट आंसर। सी में पार्डन कर दीजिए, तो पी आपका क्या है, सी क्या है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। एपेक्स, मुझे पता है एपेक्स तो सभी कर लेंगे। एपेक्स का मतलब होता है बिल्कुल ऊंचाई, पीक, हाइट, परम मतलब ऊंचा हो गया, बिल्कुल ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट है फेलिसिटस। फेलिसिटस वर्ड है, फेलिसिटस का मतलब होता है परम सुखी, बहुत खुश, परम सुखी, बहुत ही सुखी व्यक्ति, बहुत ही सुखी। तो सुखी का मतलब यहाँ हैप्पी से है, ठीक है, हैप्पी से है। कन्वीनियंट आप जानते हैं, कन्वीनियंट है भाई मेरे लिए जो उपयोगी है समय। फर्वेंट का मतलब भी आप जान लीजिए, उत्सुक होता है। ब्रिटल का मतलब टूटना होता है, ठीक है। इनक्रेडिबल मीन्स, अब इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया, अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अविश्वसनीय, तो अनबिलीवेबल, ये आपका राइट ऑप्शन बनेगा। आई होप ये सभी को क्लियर हो रहे होंगे। कहीं पर ना आए समझ में तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करके बता सकते हैं। इसके बाद हम 44th क्वेश्चन को करेंगे।
Legitimate. Let's move on to the 44th question. लेजिटिमेट मीन्स, लेजिटिमेट से तो आप सब समझ ही रहे होंगे, लेजिटिमेट लेजिटेट है ना, कानून से आपका दिमाग काम कर रहा होगा, कानूनी, लॉफुल जिसे हम बोलते हैं। तो लॉफुल यहाँ पर आपको क्या लगता है? वैलिड का मतलब होता है भाई वैलिड, एक पर्याप्त समय है। करेक्ट का मतलब तो सही होता है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब तो होना होता है। राइटफुल, राइटफुल का मतलब क्या होता है? राइटफुल का मतलब होता है बिल्कुल सही, कानूनी रूप से सही, लॉफुल, तो इसीलिए इसका मतलब राइटफुल आएगा। एक नेक्स्ट वर्ड स्किलफुल। स्किलफुल सभी जानते हैं निपुण, तो निपुण वर्ड यहाँ पर जो है वो आपका एड्रॉइट है, क्योंकि एड्रॉइट का मतलब क्या होता है? निपुण। एड्रॉइट का मतलब होता है निपुण, निपुण का मतलब होता है जो बिल्कुल हर काम में परफेक्ट हो। डास्टर्ड, ये बास्टर्ड मत समझना, डास्टर्ड है, DASTARD, डास्टर्ड। डास्टर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए डास्टर्ड का मतलब होता है, पहले आपको मतलब आने बहुत ज़रूरी है तभी आप कर पाएंगे। डास्टर्ड का मतलब होता है डरपोक, इसका मतलब होता है डरपोक। तो डास्टर्ड का जो आंसर है आप समझ गए होंगे, डरपोक। डरपोक किसको कहेंगे? कोवर्ड को कहेंगे ना, कायर, कोवर्ड को। डी इज द राइट आंसर। कॉम्पैक्ट मीन्स, ये तो सभी कर लेंगे, कॉम्पैक्ट का मतलब कहता है ठोस या डेंस। अब यहाँ क्या बन रहा है? इसमें लिख रहा है फेस पाउडर फॉर वुमेन, नहीं, अब कोई कॉम्पैक्ट पाउडर की बात नहीं चल रही, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी नहीं है। पुट टुगेदर इन अ स्मॉल स्पेस, बिल्कुल सही बात है, कोई भी चीज़ इकट्ठा करके एक छोटी सी जगह में रख देना, छोटा करके रख देना, कॉम्पैक्ट करके रख देना, तो सी आपका राइट आंसर है। 48 क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग कॉनिवाइव। कॉनाइव, ये कॉनाइव वर्ड है, CONNIVE, कॉनाइव, इसका मिलता जुलता मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। कॉनाइव का मतलब क्या होता है? कॉनाइव का मतलब होता है अनजान या अनजान बनना, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं अनजान बनना। सपोज आप किसी को जानते हो, मार्केट में गए, आपने उसको देख के इग्नोर कर दिया, ठीक है, तो आप अनजान बन गए ना, आपको ऐसा लगा जैसे आपने उसको देखा ही नहीं, आपके किसी रिश्तेदार को, किसी को भी, ठीक है, तो वो कॉनाइन हो गया। कॉनाइव इसका मतलब होता है डिसरिगार्ड। जब हम किसी को जानते हैं और हम जानबूझ के देख कर भी हम इग्नोर मार दें तो वो एक तरीके का क्या है? अनादर है, डिसरिगार्ड है। डिसरिगार्ड का मतलब होता है अनादर, इसीलिए जब किसी को जानो तो ज़रूर उनसे बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th, ये लास्ट क्वेश्चन है। चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग इम्यूनिटी। इम्यूनिटी सब जानते हैं, इम्यूनिटी का मतलब होता है बचाव या मुक्ति भी कह सकते हैं, बचाव या मुक्ति। अगर आपको वो फ्रेज़ याद आ रहा हो, जब कोरोना काल चल रहा था तो उस समय सभी लोग लगे थे भाई इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी क्यों बढ़ाओ? जिससे कि जो वायरस अटैक कर रहा है उससे आप मुक्त हो जाओ, आज़ाद हो जाओ, वो आप पे अटैक ना कर सके, बचाव के लिए, ठीक है। तो यहाँ जो मिलता जुलता वर्ड है वो यही आएगा, बचाव, या आप कह सकते हो आज़ादी के लिए, मुक्ति के लिए, फ्रीडम। तो फ्रीडम इज़ द राइट आंसर। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा नटशेल में सभी चीज़ मिला के दी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको भी कमेंट कीजिए, आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल, सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे, एंड यस यू मस्ट नाउ गिव योर ऑल, you have to work very hard in order to break through the exam. My all good wishes to all of you, those who are preparing for your LT exams for upcoming 2024 exam. सभी का सिलेक्शन, सभी जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं सिलेक्शन होना चाहिए, सभी ब्लेसिंग्स हैं। एंड यस सभी लोगों को धन्यवाद जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है, दैट्स वेरी ग्रेट। एंड यस आई विल डेफिनेटली गिव ऑल द वीडियोज़, मैं वीडियोज़ प्रोवाइड करती रहूँगी रिगार्डिंग यूर MCQs। सो कभी हो जाए, कभी एक दिन अगर ऐसा हो जाए कि नहीं आती है तो इट डजेंट मीन दैट आई विल नॉट ब्रिंग द वीडियोज़। डेफिनेटली कभी अर्जेंट काम आ जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई तो दैट डे समहाउ इट विल बी
इम्पॉसिबल टू गिव, बट आई विल मेक इट पॉसिबल समहाउ, है ना। तो आप वीडियोस से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो आपको मिलती रहेंगी। और सभी लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया, थैंक्स अ लॉट। और अभी तक अगर आप लोगों ने उसको लाइक और शेयर नहीं किया और नोटिफिकेशन बेल को हिट नहीं किया, तो वो ज़रूर कीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। एंड यस, दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, और जिन्होंने अभी तक इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली को ग्रो कीजिए, इसे बढ़ाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस नॉलेज का, इस सब्जेक्ट का, लिटरेचर में, इफ़ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक LT, तो वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। And I will try my best to provide you all the authentic material. So wishing you hope for the good. Take care. Bye. See you in the next video. Till then, bye.